कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। बट ये मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो काफी वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। अब इस चीज को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा कंडक्टर तो वही होता है, बट उसको किसके फॉर्म में रख देंगे, कॉइल के फॉर्म में, जैसे कि ऐसे इसको कॉइल फॉर्म में बना दिया। अब यहाँ से करंट फ्लो होगी दो बार वापस। तो इसमें क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ना इस वाले केस में, तो इस वाले केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास ये कॉइल है, इसमें करंट जा रही है कितनी, आई। इसकी करंट की वजह से इसमें क्या है, नंबर ऑफ द टर्न्स कितने हैं, एन। और इसमें कुछ फ्लक्स जनरेट बन रहे हैं किसकी वजह से, करंट फ्लो होने की वजह से। तो ये कितना फ्लक्स हो रहा है, 5। तो एन 5 लिख सकते हैं, और 5 किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ द टर्न्स पे। एन 5 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई के। अगर आई चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। ठीक है। अगर एन 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एन 5 इक्वल टू एल आई। एल क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है। अगर एल को कैसे लिख सकते हैं हम, एल इक्वल टू, अगर आई को इधर भेज देंगे तो एन, एल इक्वल टू एन 5 अपॉन आई। ठीक है, हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, जो हमारे पास की क्या है, हमारे पास इंडक्टर है ना, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि नंबर ऑफ टर्न्स की कोई यूनिट नहीं होती है, बट हमारे पास ये क्या है, फ्लक्स। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर। ठीक है। और हमारे करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर हो सकता है। दूसरा इसका यूनिट होती है हेनरी। ठीक है, दोनों को याद रखना। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट इस वाले केस में, जैसे कि हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन वाला एक कोई भी कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो उसमें क्या होता है, एक इंडक्टर इज ए पैसिव एलिमेंट। इंडक्टर क्या है, एक पैसिव एलिमेंट होता है, विच अपोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। हमारे पास जो इंडक्टर का एक मेन प्रिंसिपल है कि इंडक्टर का काम क्या है, क्या चीजें करती है, या तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडक्टर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फ्लो, मतलब डी आई अपॉन डी टी को अपोज करता है। मतलब सडन चेंज ऑफ करंट होता है ना, अचानक से करंट चेंज हो जाता है, जैसे कि अभी तक करंट फ्लो हो रहा था 0, ठीक, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, अचानक से यहाँ वैल्यू आई 1। तो ये 0 से 1 नहीं बनने देगा, अचानक से सडन चेंज ऑफ करंट को नहीं कर सकता। बट हाँ, सडन 0 से 2 वोल्ट हो रहा है, तो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को सपोर्ट करता है कौन, इंडक्टर। बट 0 से 1 सडन चेंज ऑफ करंट को सपोर्ट नहीं करता कौन, इंडक्टर। इसमें कुछ इनिशियल वैल्यू होती है, उसको सपोर्ट करके फिर हम दोबारा दूसरी वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं ना, इनिशियल वैल्यू वो निकाल पाते हैं, बट सडन चेंज को ये अपोज करता है। ठीक है, ये अपनी इसकी थ्योरी याद रखना कि विच अपोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। करंट कोई भी कंडक्टर है उसमें अचानक से करंट चेंज हो जाती है ना, उसको ये अपोज करता है कि अचानक से करंट चेंज को नहीं सपोर्ट करेगा कौन, इंडक्टर। अब यहाँ पे हमारे पास एक मेटल का कोई कंडक्टर यहाँ पे दे रखा है, मेटल कंडक्टर। इसमें देखिए कि ये वाला क्या है पोर्शन, एक एरिया। ठीक है, कोई भी क्या है, ये एरिया। तो एरिया, ये क्या है हमारे पास, कंडक्टर है उसकी लेंथ, एंड ये नंबर ऑफ द टर्न्स, ये क्या है, नंबर ऑफ द टर्न्स है। अब यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है कि जो इंडक्टर है, इंडक्टेंस, उसकी जो नंबर ऑफ द टर्न्स है ना, उसके डायरेक्टली क्या है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है कौन, इंडक्टेंस। ठीक है। और इंडक्टेंस एरिया के कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। लेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और ये क्या है हमारे पास, परमेबिलिटी, इसके कैसे है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो हमारे पास इंडक्टेंस की क्या फॉर्मूला बन गया, एन इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन एल। ठीक है, म्यू ए अपॉन एल। तो ये हमारे पास यहाँ ये फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना चाहिए। एक तो इंडक्टेंस का ये वाला फॉर्मूला, एक एन इक्वल टू एन फाइव अपॉन आई जो पहले ड्राइव करा, सेकंड ये वाला है। ठीक है। तो ये क्या है, एन नंबर ऑफ द टर्न्स, ए क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन का, डी क्या है, लेंथ, लेंथ इन द जो भी लेंथ दे रखी है वायर की उसकी लेंथ, और ये क्या है, परमेबिलिटी। और इसको कैसे लिख सकते हैं, परमेबिलिटी को म्यू म्यू आर और म्यू नॉट। ठीक है। और इसमें कि अगर म्यू आर की कोई भी वैल्यू होती है ना, नॉर्मल रिलेटिव वैल्यू क्या दे रखी होती है, म्यू आर इक्वल टू 1, तो इसको तो 1 मान लेंगे। बट जो म्यू नॉट होता है ना, उसकी वैल्यू कितनी होती है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है म्यू नॉट की, म्यू नॉट इक्वल टू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी बोलते हैं इसको, 4 पाई मल्टीप्लाई 10 पावर -7 हेनरी पर मीटर। तो ये इसको याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन भी बनेगा ना छोटा सा कि जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई 10 पावर -7 हेनरी पर मीटर। ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर, ईएमएफ प्रोड्यूस, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ टर्न। मतलब ये बोल रहा है कि हमारे पास एक इंडक्टर है, ठीक है, जैसे इंडक्टर में कुछ टर्न्स होती है, ये
जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो करंट फ्लो होने की वजह से इसमें फ्लक्स आएगा। अब जब ये फ्लक्स इसमें फ्लो हो रहा है, तो ये फ्लक्स किसी टाइम के रेस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, तो डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। और किसके विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड किसके टाइम रेस्पेक्ट में, ये टर्न्स के, टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। तो एंड डी फाई अपॉन डी टी क्या प्रोड्यूस करेगा, ये वोल्टेज को, और वोल्टेज को क्या बोलते हैं अपन, ईएमएफ, ठीक है। तो ये डेफिनेशन याद रखना कि ईएमएफ करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर, किसी भी इंडक्टर में हम करंट जब फ्लो कर रहे हैं तो वो एक ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है। ईएमएफ प्रोड्यूस कैसे कर रहा है, जब हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड नंबर ऑफ द टर्न्स के, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि जो अपने पास फॉर्मूला होता है किसका, इंडक्टर का फॉर्मूला क्या है, एल इक्वल टू एन फाई अपॉन आई, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाई को कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको इधर भेज दो, एल आई अपॉन एन, ठीक है, ये हो सकता है ना, होएगा ना ये वाला एन एन आई अपॉन आई, तो ये पुट कर दिया फाई की जगह एल आई अपॉन एन, ठीक है। तो इसको जो एल है ना, एल एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये बाहर आ जाएगी, ठीक है, ये बाहर आ गई, एन से एन कट गया, ये हो गया, तो क्या बचा, डी आई अपॉन डी टी। तो एल डी आई अपॉन डी टी हमारे पास क्या किसका फॉर्मूला, ये इंडक्टेंस का, ठीक है। और ये इंडक्टेंस किसको सपोर्ट नहीं करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सडन करंट को, ठीक है, ये देख लिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक इंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से एक ये प्लस टर्मिनल से, एक माइनस टर्मिनल से। दूसरा ये है कि एक, जब हमारा करंट की डायरेक्शन और जो वोल्टेज जो पहले से दे रखा है ईएमएफ, उसकी डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो वोल्टेज क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव। अगर ये वाला दे रखी है कि ये तो पॉजिटिव है, पहले से डिफाइन करिए हुए है, बट करंट की अपोजिट डायरेक्शन है, प्लस और माइनस, तो इस वाले केस में वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन में, ठीक है, जो करंट में भी बोलते हैं अपन सेम। तो V इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, ये इसका फॉर्मूला है। अगर इसमें हमको करंट की वैल्यू निकालनी है, किसमें, इंडक्टर में, कैसे निकाल सकते हैं, डी टी है उसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और एल को इधर भेज देंगे, तो डी आई इक्वल टू वी अपॉन एल डी टी। अगर दोनों साइड को जब इनको इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, V अपॉन एल तो कांस्टेंट है, तो V अपॉन एल ये आ गया, और ये नहीं, B को इंटीग्रेट करेंगे और एल, वन अपॉन एल क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए वो बाहर आ जाएगा, तो वन अपॉन एल, और ये इंटीग्रेशन बी डी टी। तो यहाँ पे आप करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कि जो भी हमें वोल्टेज की वैल्यू दी जाएगी वहां क्वेश्चंस के अंदर, उसको इंटीग्रेट करेंगे किसके, टाइम के रेस्पेक्ट में, और वहां से अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, करंट की। और करंट की वैल्यू हमेशा इनिशियल वैल्यू देन फाइनल वैल्यू, दो वैल्यू निकलेंगी, ठीक है, एक वैल्यू ही नहीं निकलेगी, क्योंकि सडन चेंज को सपोर्ट नहीं करेगा, जो भी करंट वैल्यू होगी उसको, उसके नेक्स्ट जो वैल्यू चेंज होगी उसको, ठीक है। जैसे कि ये देखा कि I इक्वल टू वन अपॉन एल माइनस इन्फिनिटी टू टी बी डी टी, तो वन अपॉन एल माइनस इन्फिनिटी टू जीरो बी डी टी प्लस जीरो से टी बी डी टी। तो ये वैल्यू जो है अपने पास यहाँ वाली, ये क्या है, इनिशियल वैल्यू, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई टी इक्वल टू आई जीरो प्लस, और ये अपने पास एक रेंज है जो वैल्यू आएगी, ओके, इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि डायनेमिक एलिमेंट की जो भी चेंज एलिमेंट जिसकी वैल्यू को अपन चेंज कर सकते हैं, या वैल्यू चेंज होती है, जिसमें कौन से, तो पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करता है, पास्ट या फ्यूचर वैल्यू पे, ठीक है। एलिमेंट हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन पास्ट और फ्यूचर वैल्यू। पास्ट और फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे अपने पास इंडक्टर है, तो इंडक्टर में ये जीरो वैल्यू है ना, ये पहले से जो वैल्यू थी ना उसमें अपने इंडक्टर में, वो पहले की वैल्यू जो स्टोर कर रखी थी उसमें, उस वैल्यू, वो वैल्यू है। उसके बाद जो वैल्यू उसने फ्लो करवाई है, वो वैल्यू ये वाली, बाद वाली वैल्यू ये है। तो ये बोल रहा है कि एलिमेंट हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन पास्ट एंड फ्यूचर वैल्यूज आर कॉल्ड डायनेमिक एलिमेंट। उन वैल्यूज को क्या, उन वाले एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, डायनेमिक एलिमेंट है। और डायनेमिक एलिमेंट के एग्जांपल है इंडक्टर एंड कैपेसिटर, जो यहाँ पे दो दे रखे हैं, दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब एक जो फॉर्मूला है वो काफी फेमस है, हम निकालते हैं कि एनर्जी और एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर या एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है। अपने पास फॉर्मूला होता है अपने पास एनर्जी का कि E इक्वल टू प्रोपोर्शनल टाइम के रेस्पेक्ट पी टी एंड डी टी, डी, ठीक है, टाइम का पी एंड टी तो होता है, पी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, बी एन आई डी टी लिख सकते हैं। बी को कैसे पुट कर सकते हैं इंडक्टर में, बी इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी लिख सकते हैं ना, तो इसकी जगह बी एल डी आई अपॉन डी टी इंटू आई डी टी से आई डी टी कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ई इक्वल टू इनवर्सली एल आई डी आई। हमारे पास जो एल है वो क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे आई डी आई का, तो क्या होता है हमारे पास इंटीग्रेशन में, तो दो आई का इंटीग्रेशन करें तो आई टू अपॉन टू, ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, एल आई स्क्वायर अपॉन टू। तो अपने पास एनर्जी स्टोर्ड इन द
इंडक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 Li², ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब यहाँ पे अपन पास कोई वैल्यू, अगर एल की वैल्यू नहीं दे रखी है, फ्लक्स दे रखा है, करंट दे रखा है, तो हम पुट कर सकते हैं कि एल की वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू होती है एन फाई अपॉन आई, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दिए तो वो वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एल की वैल्यू पुट करके अपन पे इसकी वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, एल की वैल्यू पुट करी, आई से आई कैंसिल हो गया तो 1/2 नंबर, जो भी नंबर ऑफ द टर्न्स एंड फ्लक्स एंड आई, इनको मल्टीप्लाई करके। अब इसके कुछ की पॉइंट है, उनको भी डिस्कस करते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट एट इंस्टेंट। मतलब ये है कि जो एनर्जी स्टोर्ड है ना इंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। सेकंड पॉइंट है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। वो किस वाले फील्ड में, ये क्वेश्चन बनेगा कि जो इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर करता है ना, वो किस फॉर्म में करता है, मैग्नेटिक फॉर्म में या इलेक्ट्रिक फॉर्म में। तो हमारे पास एनर्जी स्टोर करता है ये किस में, मैग्नेटिक फॉर्म में, ठीक है। और हमारा कैपेसिटर किस में करेगा, वो नेक्स्ट देखेंगे। एंड दिस एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, और ये एनर्जी जो होती है मैग्नेटिक, कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक मतलब चेंजेबल वाली, ठीक है। अब देखते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सएल। बहुत बार हमारे पास एल की वैल्यू दे दी और जो एसी वाले केस में अपने पास फ्रिक्वेंसी होगी, तो हम इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, इसको याद रखना। एंड इसको एक्सएल को और क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल, ठीक है। अब हमारा जी एक्सएल है, ये क्या होता है, आर के जैसा। मतलब आर आर को जैसे पुट करते हैं ना फॉर्मूला, वो ही सेम एक्सएल करेंगे और एक्स ही करेंगे, ठीक है। बट इनका अलग से फॉर्मूला है ना, ये ओमेगा एल, 2 पाई एफ एल, ये अलग से है। अपने पास वोल्टेज को कैसे लिखते हैं अपन, करंट रेजिस्टेंस वाले में बी आई आर, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सएल इंडक्टेंस के में, तो इसको क्या लिखे, एक्सएल, ठीक है। और इसको अगर हम कैपेसिटर वाले फॉर्म में लिखेंगे, तो V इक्वल टू आई एक्स सी लिखेंगे। और अब इंडक्टेंस है तो बी एक्स एल लिखेंगे, ठीक है। जो एक्सएल है हमारे पास, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के, ये देख लिया हमने। एंड हमारे पास ये कोई फ्लो हो रही है किसमें, इंडक्टर में, और इसका वोल्टेज कितना है, बी इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। और अगर हमारे पास वोल्टेज अगर कांस्टेंट है, ठीक है, वोल्टेज अगर मतलब ये बोलते हैं कि अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, उस वाले केस में, मतलब आई अगर कांस्टेंट, आई की वैल्यू कांस्टेंट दे रखी है, तो उस वाले केस में वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, 0। मतलब ये है कि अगर हमारे पास कि कोई भी करंट की वैल्यू फिक्स दे रही है, जैसे कि डीसी वाली वैल्यू दे रखी है, उस वाले केस में वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, 0। अगर दूसरा केस, इन द केस ऑफ डीसी सप्लाई इंडक्टर इज स्टेडी स्टेट, इंडक्टर कैसे केस में होगा, स्टेडी स्टेट में। और इज शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट मतलब कि उसकी करंट तो होगी कुछ भी, बट वोल्टेज नहीं होगा। वोल्टेज 0 किस में केस में होता है, शॉर्ट सर्किट केस में होता है। और सेकंड ये है कि इंडक्टर एट द टाइम ऑफ स्विचिंग इज ओपन सर्किट, और जब इसका जो टर्मिनल, जिसकी स्टेडी स्टेट से ये स्विचिंग टर्मिनल, स्विचिंग में जा रहा है, तो कैसा हो जाता है, ये ओपन सर्किट की तरफ काम करता है। और स्टेडी स्टेट में काम कैसे करता है, ये शॉर्ट सर्किट की तरफ। Inductor does not allow sudden change in a current while it allows sudden change in voltage। ये sudden change of current को अलाउ नहीं करता, बट वोल्टेज को अलाउड करता है। अब इसकी कुछ ग्रुपिंग, जैसे अपने पास रजिस्टर की ग्रुपिंग देखिए ना, सेम ग्रुपिंग होती है किसकी, इंडक्टर की। इंडक्टर और रजिस्टर की ग्रुपिंग सेम होती है। जैसे कि हमारे पास रजिस्टर होता है, उसको सीरीज में रजिस्टर है, उनको सबको ऐड कर देंगे, सेम इसमें भी इक्विवेलेंट, जो एल इक्विवेलेंट है ना इंडक्टर को, उनको सबको जोड़ दिया एक साथ में, एल वन प्लस एल टू प्लस डॉट डॉट प्लस एल एन, ये समेशन आई इक्वल टू 1 n Li, ठीक है, ये हो गया। सेम अगर ये सारे इंडक्टर सेम है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, एन एल, ठीक है। और अब देखेंगे यहाँ पे पैरेलल में, वही सेम रजिस्टर में कैसे होता है, 1/r इक्विवेलेंट, जैसे इसमें लिखेंगे 1/L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस प्लस 1/Ln, ठीक है। इफ एन इक्वल नंबर के, जब भी जितने भी एल है ना, वो सारे इक्वल वैल्यू के, तो कैसे लिख सकते हैं, आर में आर अपॉन एन, इसमें कैसे लिखेंगे, एल अपॉन एन, ठीक है। ये दोनों कंडीशन याद है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं किसको, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस की, ठीक है। अभी तक हमने देख लिया रेजिस्टर को, एंड देन देखा हमने इंडक्टेंस को, अब देख रहे हैं हम कैपेसिटेंस को। ओके, अब इसमें क्या है कि एक कांस्टेंट वैल्यू वोल्टेज वोल्टेज वी, एक किसी भी दो प्लेट है ये वाले, इन प्लेट में सब कनेक्ट कर दिया है, यहाँ से वोल्टेज जाएगा, करंट जाएगा कुछ, और करंट की वजह से यहाँ पे क्या होंगे, चार्ज प्रोड्यूस होंगे। एक साइड में पॉजिटिव साइड से कनेक्ट है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव साइड में वहां पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे इन दोनों प्लेटों के बीच में एक हमने इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कुछ भी पुट कर दिया है। अब देख रहे हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी।
और ये दोनों प्लेट कौन सी है, कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है। अब इसमें बोल रहे हैं कि कैपेसिटर स्टोर द चार्ज। कैपेसिटर क्या करता है, इस चार्ज को स्टोर करता है। तो चार्ज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज की। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा चार्ज भी उतने ही ज्यादा स्टोर होंगे। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर इसके प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, CV, ठीक है। अब C को अपन लिखेंगे तो C को कैसे लिखेंगे, Q अपॉन B, ठीक है। अब इस टर्म्स को याद रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि जो कैपेसिटर होता है ना, उसके अंदर किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो हमारे पास कंडक्टिंग प्लेट है ना, ये वाली, उनके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस है ना दो प्लेटों के बीच की, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो C डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो कैसे लिखेंगे इसको, C इक्वल टू, और जो हमारे पास क्या है, परमिएबिलिटी, वो परमिएबिलिटी थी और ये परमिएबिलिटी है। तो परमिएबिलिटी की कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C का, E A अपॉन D, ठीक है। इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी इक्वल टू ई नॉट ई आर। ई नॉट क्या है हमारे पास, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी की फॉर्मूला है 8.85 8.85 10 की पावर माइनस 12, ठीक है। 10 पावर माइनस 12, ये है अपने पास फेराडे पर मीटर है। उसके अंदर कितना था, 4 पाई 10 पावर 7 हेनरी पर मीटर था, ठीक है। ओके, अब ये है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ए है एरिया ऑफ द प्लेट है, और डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन द प्लेट है। अब यहाँ पे देख रहे हैं करंट एंड वोल्टेज इन द कैपेसिटर। कैसे लगते हैं करंट, उसमें इसमें करंट कैसे लगते हैं, I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी है, ठीक है। क्यू इक्वल टू कैसे लग सकते हैं, सी वी होता है। हमारे क्यू की जगह अपन पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, सी वी, और सी अपना कांस्टेंट है, तो आई कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू सी डी वी अपॉन डी टी, ये हो गया। अब यहाँ पे आई की वैल्यू तो पुट हो गई। अब यहाँ पे क्या, कैपेसिटर के क्या निकालेंगे, वोल्टेज। वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं हम, dt को इधर मल्टीप्लाई कर दे और c इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dv आई सी dt। c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये आ जाएगी आगे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पूरा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से t टाइम तक, जो भी टाइम दे रखा होगा आई dt। तो ये तो कोई भी जो इनिशियल में जो भी वोल्टेज होगा उसका, वो वोल्टेज हो जाएगा किसी भी कैपेसिटर का, प्लस 1/c, 0 से t आई dt, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कैसे होती है, कि E इक्वल टू इंटीग्रेशन P डॉट डी टी, ठीक है। अपने पास यहाँ पे पीटी की वैल्यू को पुट कैसे कर सकते हैं, पी को कैसे लिख सकते हैं, वी एन आई, ठीक है, बी एन आई। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, सी डी वी अपॉन डी टी, और वीटी तो वीटी है, डी टी, इसका डी टी लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, डी टी से डी टी कैंसिल हो गया है, तो क्या हो जाएगा, सी बी डीवी। तो सी बी, और इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बी स्क्वायर अपॉन 2। तो इसका एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर। और अपन यहाँ लिख सकते हैं कि सी को, क्यू को क्या लिख सकते हैं, सी वी। अगर सी की जगह पर, बी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, बी की जगह क्यू अपॉन सी। तो ये पुट कर दिया, क्यू स्क्वायर अपॉन सी वी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये किस में आएगा, जूल में, ठीक है। अब एनर्जी इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी एज इट स्टोर्ड में, उसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही थी ना किसमें, अपने पास इंडक्टर में, वो किसके फॉर्म में थी, मैग्नेटिक फील्ड के। बट यहाँ पे किसके फॉर्म में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है। और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस इट। और जो एनर्जी स्टोर्ड है ना, वहां पे करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इंडक्टर में, और यहाँ पे किसके प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के, ठीक है। सेम इस पे कैपेसिटेंस कैसे लिखते हैं, उसका कैपेसिटेंस था एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल था। यहाँ में एक्सएल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा सी, ठीक है। ये याद रखना दोनों टर्म, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, और इसमें एक्स एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी, ठीक है। वही सेम इसमें पुट करेंगे, बी इक्वल टू आई एक्सी, और एक्सी की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा ओमेगा सी, ठीक है। ये पुट कर दिया, और यहाँ पे ये वैल्यू आ गई है। सेम चीज यहाँ पे दोबारा रिपीट करिए कि कौन कौन सी वैल्यू को, कि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज बट इट अलाउ सडन चेंज इन करंट, को अलाउड करता है बट वोल्टेज को अलाउड नहीं करता है। इसमें क्या होता है कि जो स्विचिंग टाइम पे, जैसे कि इंडक्टर होता है ना, स्विचिंग टाइम पे कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह। जबकि स्विचिंग टाइम पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह, ठीक है।
हमारी ये वाली ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में कि ग्रुपिंग इन सीरीज, कैपेसिटर को जब ग्रुपिंग कर रहे हैं किसमें, सीरीज में कर रहे हैं, तो सारे जो कैपेसिटर है वो किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। तो इनमें सारे कैपेसिटर में करंट कैसा है, सेम करंट, ठीक, और इनमें वोल्टेज क्या आएगा, अलग अलग आएगा, ठीक है। तो इस वाले केस को हम कैसे लिखेंगे, अगर अपन को निकालना है, जैसे कि अपन पास L इक्विवेलेंट होता था सीरीज में, तो उसमें L1 प्लस L2 ऐसे निकालते थे, R1 में भी R1 प्लस R2। बट यहाँ पे अगर कैपेसिटर है तो इसमें अपोजिट लिखते हैं, कैसे, एज ए पैरेलल, जो रेजिस्टर इंडक्टर पैरेलल की तरह काम करता है, ऐसे कैपेसिटर सीरीज में काम करता है। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/CN, ये किसमें है हमारे, जब हमारे ऑल कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन द सीरीज में। इफ n कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल वैल्यूज आर कनेक्टेड इन सीरीज, जितने भी इक्वल नंबर ऑफ कैपेसिटर है वो किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में है। तो C इक्विवेलेंट को कैसे लिखेंगे अपन, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C/N फेराडे, ठीक है। जैसे कि अपन पैरेलल में R/N लिखते थे और इंडक्टर में L/N लिखते थे, किसमें, पैरेलल में, बट ये किसमें, यहाँ पे सीरीज में है। अब सेम चीज़ यहाँ पे पैरेलल में देखते हैं, अगर हमारे कैपेसिटर पैरेलल में दे रखे होते हैं तो पैरेलल में जो जितने भी कैपेसिटर होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, किसकी तरह, अपन पास सीरीज इंडक्टर और सीरीज रजिस्टर की तरह। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू इन ग्रुपिंग इन द पैरेलल C1 प्लस C2 प्लस C3, तो इसमें क्या हो जाएंगे, सारे जो कैपेसिटर है ना वो कनेक्टेड, मतलब ऐड हो जाएंगे। इफ n कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हमारे पास जिनको सारे कैपेसिटर है ना उनको कैसे हो जाएंगे, अगर सब इक्वल वैल्यू के हैं तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू n, जितने भी कैपेसिटर है और C से मल्टीप्लाई करके हमारा C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चार्ज इज डिफरेंट, बट अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जैसे हमारे जो इनमें करंट क्या आएगी, अलग अलग आएगी, तो इससे क्या बोल सकते हैं कि चार्ज इज डिफरेंट बट वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल। पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होगा बट चार्ज क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ओके। ये वाली सीरीज हमारी यही कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब।